अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू नावल। पेशे खिदमत है सदियों का सहर, एपिसोड 5। थोड़ी देर इसी तरह गुजर गई और इसके बाद डार्विन ने कहा, तुम कुछ बता रहे थे। मैंने अपने ऊपर काबू पाकर कहा, मैं यही बता रहा था कि इस दौरान कई अनोखे किरदार मेरे सामने आए, लेकिन एक ख़ास बात यह हुई कि उनका सफाया होता चला गया, खुद ब खुद नहीं। अगर तुम फ्लोरास की बात कर रहे हो तो उन लोगों ने यही मुनासिब समझा कि फ्लोरास को तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए और इसके बाद उन्होंने उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन उसके बाद जानते हो तुम कि क्या हुआ? भला मैं कैसे जान सकता हूँ? नासिर हमीदी भी ज़्यादा मोहतात हो गया और उसने अपनी एक बड़ी कुव्वत, जो उसके नज़दीक बड़ी अहमियत की हामिल है, तुम्हारे बारे में छानबीन करने के लिए लगा दी। वो जानना चाहता है कि वो शख्स कौन है जो यहाँ उसके मंसूबों को नाकाम बनाता चला जा रहा है। तुम्हें मालूम है कि नासिर हमीदी मिस्र पर अपना इक़्तिदार कायम करके यहाँ से अपने कामों का आगाज़ करना चाहता है। उसके पास बहुत से खौफनाक मंसूबे हैं और हमारा मिशन यही है कि हम उन मंसूबों को नाकाम बनाएं। मैं वो तमाम काम कर रहा हूँ मिस्टर डार्विन जो मेरे सपुर्द किए गए हैं। मैंने कभी उनसे गुरेज नहीं किया, बेशक ऐसी ही बात है, और इस चीज़ ने हमें तुम पर बेपनाह एतमाद दिलाया है। खैर, अब मुझे क्या करना है ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उसने यहाँ बहुत से ऐसे काम कर लिए हैं जिसके बारे में खुद हुकूमत मिस्र को नहीं मालूम। बहरहाल मैं तुम्हें बताऊँ कि इस वक्त जो हमें तफसीलात मिली हैं वो ये हैं कि यहाँ एक सहराई इलाका है जिसे शहाबा के नाम से पुकारा जाता है। रागिल शहाबा। ये बज़ाहिर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसकी कोई अहमियत हो, लेकिन वहाँ उसकी अजीम शान सहरा में मौजूद एहरामों के नीचे सुना गया है कि उसने एक दुनिया आबाद कर रखी है। तुम्हें वहां जाकर तफसीलात मालूम करनी है। रागिल शहाबा छोटा सा शहर है, लेकिन अब अपनी अहमियत के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल। अलबत्ता वहां पर पहुंचने के लिए तुम्हें ज़मीनी ज़रिए की बजाय खला से जाना होगा। खला से? हाँ, रात की तारीकी में तुम्हें एक ख़ास त्यारा रागिल शहाबा ले जाएगा और वहाँ तुम्हें पैराशूट के ज़रिए नीचे जाना होगा। उस जगह का तमाम तर नक्शा तुम्हारे सपुर्द कर दिया जाएगा ताकि तुम्हें अपना काम करने में आसानी हो। और इसके बाद डार्विन मुझे मज़ीद तफसीलात समझाता रहा। उसने बताया कि मुझे क्या करना है। मैं उस वक्त ज़हनी तौर पर बिल्कुल सादा हो गया और सिर्फ डार्विन के कहने के मुताबिक काम कर रहा था, जैसे उसके अलावा और कोई बात मेरे जहन में आई ही ना हो। अलबत्ता जब डार्विन चला गया तो अचानक ही मेरे जहन पर तारीक साए मंडलाने लगे। मुझे यूँ लगा जैसे कुछ उंगलियाँ मेरे जहन को टटोल रही हों और अचानक ही मेरा हाथ लाल शबे चिराग पर पहुँच गया और दूसरे ही लम्हे मुझे आमिना याद आ गई। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा, लेकिन माहौल यूं ही था जिसमें डार्विन से मुलाकात हुई। मैं हैरत से गहरी गहरी सांसें लेकर खामोश हो गया। क्या करता क्या ना करता। जिंदगी जिन उलझनों में फंस गई थी उनसे निकलना बहुत ही मुश्किल था। लेटे लेटे ना जाने क्या क्या सोचता रहा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर दाखिल हुई। दराज कामत और खूबसूरत शक्लो सूरत की मालिक। उसने मुझसे कहा, मिस्टर तैमूर पाशा, आइए, आपको रागिल शहाबा की सैर करा दी जाए। मैं खामोशी से उठ खड़ा हुआ। लड़की मुझे एक कमरे में लाई जहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी और प्रोजेक्टर मौजूद था। लड़की प्रोजेक्टर के पीछे चली गई। मुझे बैठने के लिए कुर्सी दी गई थी। फिर मैं रागिल शहाबा की तफसील जानने लगा और डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए मुझे वहाँ की एक एक चीज़ से रोशनास कराया जाने लगा। मैं ज़हनी तौर पर इस पूरी कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। वक्त गुजरता रहा और मुझे ज़रूरी अमूर से गुजारा जाता रहा और फिर एक गाड़ी लेकर मुझे खुफिया एयरपोर्ट की जानिब चल पड़ी। पता नहीं मुझे यहाँ कौन कौन सी ज़रूरियात से गुजारा गया और इसके बाद मैं उस मखसूस तैयारी की नशिस्त पर बैठकर तारीकी में आंखें फाड़ने लगा। चांद की इब्तदाई तारीखें थीं। कहीं आसमान बादलों से छुपा हुआ था। अगर आसमान पर चांद होता तो भी नज़र ना आता। ज़मीन व आसमान बिल्कुल तारीक पड़े हुए थे और मैं उस तारीकी में आंखें फाड़ रहा था। मेरे जहन में बहुत से ख्यालात थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि आमिना अब मेरे जहन से दूर नहीं थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे कुछ पुरस्रार गैर मरई कुव्वतें मेरे साथ हों। लाल शबे चिराग को मैं अपने आप से एक लम्हे के लिए जुदा नहीं करता था और यह भी एक ऐसा अमल था जिसके बारे में कुछ कहना बिल्कुल बेमायनी था। बहरहाल मैं नहीं जानता कि आने वाला वक्त मेरे लिए किस हैसियत का हामिल हो। सोचें ही सोचे थीं जो जहन पर मुसल्लत थीं। गर्ज ये कि सफ़र तय हुआ और मुझे इतला मिल गई कि रागिल शहाबा अब ज़्यादा दूर नहीं। मैंने अपनी पुश्त पर बंधे हुए थैले पर गौर किया। वो सारा ज़रूरी सामान थैले में मौजूद था जो इस मुहिम में इस्तेमाल होने वाला था।
पैराशूट मेरे सीने से बंधा हुआ था और इसके अलावा वो नक्शा भी मेरे जहन में था जो रागिल शाहबा का नक्शा था। थोड़ा सा चेहरा भी तब्दील किया गया था मेरा, जिससे मैं एक किसान जैसा लगने लगा। आखिरकार जहाज़ ने एक हल्का सा झटका लिया और मैं समझ गया कि अब जहाज़ से नीचे कूदने का वक्त आ गया है। जहाज़ का मुआवन पायलट मेरे करीब आ खड़ा हुआ और उसने सरगोशी में मुझे बताया कि बस चंद लम्हों का वक्त रह गया है। और इसके बाद वो दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसने तैयारी का दरवाज़ा खोला तो हवाओं के शोर से कान पड़ी आवाज़ ना सुनाई दी। मैं अपनी सीट से उठ गया। मुआविन की निगाह मुझ पर जमी हुई थी और वो मेरे चेहरे का जायज़ा ले रहा था। त्यारे में जलती हुई सुरख रोशनी में उसका चेहरा बहुत थका हुआ महसूस हो रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर दरवाजे के करीब पहुंच गया। दरवाजे से आने वाली हवा कपड़ों को गुब्बारा बनाए हुए थी। हरचंद के इस मुहिम की मुनासबत से मेरे जिस्म पर चुस्त कपड़े थे, मगर तुंद हवा ना जाने कहां कहां से उनमें भर गई। मैंने उस वक्त एक हाथ से जहाज़ के दरवाजे का हैंडल और दूसरे हाथ से पैराशूट की डोरी थाम रखी थी। अचानक ही मुआविन पायलट ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैंने त्यारे के दरवाजे से फिजा में छलांग लगा दी। हवा ने धक्का देकर मुझे त्यारे की अकबी सिमत में उछाल दिया। नीचे गिरते हुए मैंने गिनती गिनना शुरू कर दी, 1 2 3, और फिर मैंने पैराशूट खोलने वाली डोरी खींच दी। उसकी डोरियां तेजी से ऊपर गईं और मुझे एक ज़बरदस्त झटका लगा और मैं हवा में तैरने लगा। हवा का शोर कान के पर्दे फाड़े दे रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये शोर कम होता जा रहा था और फिर ये काफ़ी हद तक कम हो गया। मेरी टांगें फिजा में आगे पीछे झूल रही थीं। मैंने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन अब भी तारीकी के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। एक अंधा कुआं जिसमें मैं सफ़र कर रहा था। सफ़र जारी रहा। जहाज़ मुझे तारीक फिजाई रास्ते में छोड़कर निगाहों से ओझल हो चुका था और उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद नीचे मध्यम मध्यम सी रोशनी नजर आई। ये तवील और अरीज रेगिस्तान था जिसमें फैली हुई रेत में कारून का खजाना चमक रहा था, यानी वह बारीक बारीक ज़र्रात जिनके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। ये ज़र्रात तारीकी में भी चमकते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता रहा। हवाओं ने मुझे संभाला हुआ था। वसी और अरीज रेगिस्तान में नीचे उतरने में कोई दिक्कत नहीं हुई और चंद ही लम्हों बाद मेरे लॉन्ग बूट की एड़ियाँ पूरी कुव्वत से ज़मीन से टकराईं और उसी लम्हे पैराशूट ज़मीन पर गिर पड़ा और मैं उसके साथ यूं ही 3-4 फुट तक खिंचता चला गया। लेकिन मैंने ज़मीन से उठने में भी देर नहीं लगाई। पैराशूट एक लम्हे में मेरे बदन से अलहदा हो गया और मैं अपने कपड़े झाड़कर घड़ी देखने लगा। इसके बाद मैंने गिरदोपेश में निगाह दौड़ाई। ताहद्दे नज़र रेत के टीले छोटे छोटे अहरामों की मानिंद बिखरे हुए थे। अलबत्ता थोड़े फासले पर मुझे एक सफ़ेद नागिन नज़र आ रही थी। ये गालिबन एक सड़क थी जो ना जाने किस मकसद के लिए बनाई गई थी। उस वक्त फ़िज़ा में हर तरफ गर्मी थी। चंद ही मिनट में मेरा बदन पसीने में डूब गया और सबसे बड़ी बात जो हुई वो एक अजीब आवाज़ थी जिसकी नौयत समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल मैं कुछ देर तक सोचता रहा और उसके बाद अपने जहन में तरतीब दिए हुए नक्शे के मुताबिक मैंने आगे कदम बढ़ा दिए। आसमान पर अब भी बादलों के टुकड़े सफ़र कर रहे थे और चांद का नामो निशान कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सड़क की जानिब बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां ये सड़क 2 रास्तों में तकसीम हो गई थी। अब मुझे बाएं जानिब जाना था। वो नक्शा मैंने अपनी जहानत से अपने जहन में तरतीब दे लिया। हालांकि डार्विन ने मुझसे कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो नक्शा अपने पास रख सकता हूँ, दूसरी चीज़ों की तरह उसकी भी हिफाजत करूँ और वो किसी और के हाथ न लगने पाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं आगे बढ़ता रहा और 50 गज तक मुसलसल चलने के बाद बाएं सिमत मुड़ गया। उधर रेत काफ़ी भुरभुरी थी और पाँव उसमें धंसने लगे, जिसकी वजह से रास्ता काफ़ी दुश्वार हो गया, लेकिन मुझे चलते रहना था। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद एक खुली सी जगह में एक चबूतरा सा बना हुआ दिखाई दिया और मैंने उसके करीब पहुंचने में किसी उजलत का मुजाहरा नहीं किया। उससे 1 फुट दूर रहकर मैंने उसे अपनी टांग से छुआ। ये गालिबन एक महफूज जगह बनाई गई थी। मुझे इसके बारे में भी बता दिया गया। इस जगह की दूसरी जानिब गहराइयाँ थीं और उन गहराइयों को एहतियात से अबूर करना था क्योंकि वो काफ़ी गहरी थीं। मैं आगे बढ़ता चला गया और अब अंदाजे के मुताबिक मुझे एक नखलिस्तान नज़र आना चाहिए था। उस तारीकी में मेरी आंखें आदी होती जा रही थीं और मैं नखलिस्तान की तलाश में दूर दूर तक निगाहें दौड़ाने लगा। फिर काफ़ी फासला तय हो गया और इसके बाद तारीकी में मुझे कुछ साए से नज़र आए। यकीनन ये दरख्तों की शाखें थीं और मैंने सही रास्ता इख्तियार कर लिया। काफ़ी लंबी जगह थी और भुरभुरी रेत पर सफ़र करते हुए मेरी टांगें लरजने लगीं। बहरहाल मैं नखलिस्तान तक पहुंच गया और यहाँ पहुंचने के बाद मैं खड़ा हो गया
जो कुछ मुझे बताया गया था मुझे उसके मुताबिक अमल करना था। फिर अचानक ही मुझे एक सरसराहट सी सुनाई दी। इसका मतलब है कि यहाँ कोई मौजूद है। और फिर एक आवाज़ उभरी, तुम जहाँ हो वहीं ठहर जाओ, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना। मैं एकदम साकित हो गया। खतरे का एहसास होते ही मेरे उजलात तन गए। फिर कदमों की चाप सुनाई दी और आवाज़ आई, मेरी तरफ घूमो। मुझे एहसास हुआ कि जो कोई भी था मेरी दाएं तरफ आ गया है। बहरहाल चंद लम्हों के बाद मैंने उसे देखा। वो एक बूढ़ा और पस्ता कामद आदमी था। कुछ अजीबोगरीब सी शक्ल थी। वह मुझे देखकर पलकें झपका रहा था। चंद लम्हे ऐसे ही गुजर गए। फिर उसने कहा, हम दोनों एक दूसरे से नाम नहीं पूछेंगे क्योंकि नाम की गुंजाइश नहीं। और फिर इतना ज़रूर कहा जाएगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें मतलूबा जगह तक ले जाऊं। तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाओगे और इसके लिए मैं ज़माने कदीम की उस थ्योरी का हवाला दूंगा जिसका ताल्लुक बंदरों से है। ये कोड वर्ड थे और इसके बाद शायद उसे मेरी जानिब से मुतमईन होना था। चुनाचे दूसरी बार जब वो बोला तो उसकी आवाज़ में बड़ा इत्मीनान था। उसने कहा, ठीक है, आ जाओ मेरे साथ साथ। और सुनो, ये जगह बहुत ख़तरनाक है। ये मत समझना कि यहाँ हम दोनों महफूज हैं। समझ लो ये दुश्मनों का इलाका है और दुश्मन किसी भी वक्त हमारे सामने आ सकता है। इस इलाके की बड़ी ज़बरदस्त देखभाल होती है। यकीनन तुम्हें बहुत कुछ बता दिया गया होगा। ये भी बताया गया था मुझे कि हमें बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी है। यहाँ से हालात तब्दील हो जाएंगे। इन दरख्तों के ख़त्म होते ही जंगल का सिलसिला शुरू हो जाता है और उस जंगल में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं जो तुम्हें ज़ख्मी भी कर सकती हैं। मैं ख्याल रखूँगा, आ जाओ, उसने कहा। और फिर बोला, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कोशिश करना कि मुझसे आगे ही रहो। मैं उसके साथ साथ चल पड़ा और फिर मुझे भी वो झाड़ियाँ और दरख्त नज़र आने लगे जो रेगिस्तान का सिलसिला ख़त्म होते ही शुरू हो जाते थे। बूढ़े आदमी के कदमों की आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही थी। झाड़ियों के कांटे और दरख्तों के पत्ते मेरे जिस्म से टकरा रहे थे। पैरों में तो लॉन्ग बूट थे, लेकिन चेहरे पर कोई ऐसा हिफाजती मास्क नहीं था कि मैं अपने चेहरे को उन कांटेदार झाड़ियों से ज़ख्मी होने से महफूज रख सकता। कोशिश कर रहा था कि मेरा चेहरा ज़ख्मी न होने पाए। मैं काफ़ी फासला तय कर चुका था और मेरे जिस्म से पसीने की धारें फूट रही थीं। फिर बूढ़े ने मुझे चौंकाया, क्या तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो? तुम्हारी रफ्तार बहुत सुस्त है। वह जगह कितनी दूर है जहाँ हमें पहुँचना है? बस अब हम करीब आ रही हैं। मैं आगे बढ़कर बिल्कुल उसके करीब पहुँच गया। जंगल ख़त्म होने के बाद अब एक वसी खित्ता ज़मीन दिखाई दिया जहाँ से झाड़ियाँ और दरख्त साफ कर दिए गए थे और फिर झोंपड़ियाँ बनाकर एक छोटे से गांव की शक्ल दे दी गई। हम दोनों बिला आवाज़ उस गांव की तरफ बढ़े हैं और थोड़ी देर के बाद एक झोंपड़ी के पास पहुंच गए। बूढ़ा एक लम्हे के लिए रुका और इसके बाद उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। झोंपड़ी की गेंदनुमा छत में मध्यम लालटेन की रोशनी फैल रही थी। वहाँ सिर्फ एक मेज़ रखी थी और कुर्सी जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। ज़मीन पर भी कोई चीज़ नहीं थी। लालटेन के गिर्द परवाने मंडला रहे थे और एक अजीब सा माहौल पैदा हो रहा था। नीचे मरे हुए कीड़ों का ढेर लगा हुआ था। मैंने इधर उधर देखा, थकन से बुरी तरह निढाल हो रहा था। मैंने कहा, क्या कहते हो? तुम्हारा कोई नाम तो होगा? तुम मुझे नंबर 4 कह सकती हो। ठीक है, शक्ल से भी तुम नंबर 4 लग रहे हो, मैंने मध्यम लहजे में कहा। लेकिन बूढ़े ने ये नहीं पूछा कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर मैंने अपना सामान पीठ से उतार कर मेज़ पर रखा और बूढ़े की तरफ मुड़ा। हाँ, अब बोलो, क्या कहते हो तुम? मैंने लालटेन की रोशनी में गौर से उसका चेहरा देखा। उसके गंदुमी चेहरे पर बरगद के तने की मानिंद लातादाद झुर्रियाँ थीं और उसकी निगाह मुझ पर जमी हुई। बोलो, अब क्या करना है नंबर 4? ठहरो 1 मिनट, उसने कहा और झोंपड़ी के एक दीवार के पास पहुंच गया। फिर उसने कोने में खड़ी हुई चटाई को उठाकर ज़मीन पर बिछाया और फिर बोला, आज रात तुम्हें यहीं पर आराम करना है। सुबह होते ही नंबर 16 आएगा और वो तुम्हें खंडरात तक ले जाएगा। तुम लोग पैदाइशी नंबरी हो? मैंने सवाल किया। यूं ही समझ लो। नहीं, मेरा मतलब है नंबर 4, नंबर 16 तुम लोगों के नाम नहीं होते। होते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के नाम बताने की इजाज़त नहीं। मैं गहरी सांस लेकर फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठ गया। बूढ़े ने कहा, मैं चलता हूँ, तुम यहीं आराम करो। और मेरी बात सुने बगैर वो झोंपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने उस चटाई को अपना बिस्तर बना लिया। टांगे पसार कर उस पर लेटने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और सोच में डूब गया। यहाँ तो कोई खतरा पेश नहीं आया, लेकिन डार्विन ने मुझे जो तफसील बताई थी वो बड़ी सनसनीखेज थी और उन तफसीलात के तहत बड़ा मसला बनने वाला था। खासा वक्त इस तरह गुजर गया और मेरी आंखों पर नींद कब्जा जमाने लगी। क्या चीज़ होता है इंसान भी, कभी वो रेशमी बिस्तर पर भी चैन की नींद नहीं सो पाता और कभी इस तरह के झोंपड़ों में भी उसे नींद आ जाती है।
लेकिन ये नींद मेरे लिए बड़ी ही पुरसुकून साबित हुई। दूसरी सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो मेरी आंख खुली। चटाई पर सोने की वजह से मेरे जिस्म में ईंधन पैदा हो गई थी। फर्श पर हजारों की तादाद में कीड़े मरे पड़े थे। ये सब लालटेन में जलकर जमीन बोस हुए थे। मैं उठकर बैठ गया। दरवाजे पर आहट हुई तो मैंने उस तरफ देखा। नंबर 4 अंदर आ रहा था। उसने कहा, क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई? हाँ। नंबर 16 कहाँ है? क्या वो आ गया? आएगा, लेकिन ज़रा देर में। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। आओ, तुम भी बाहर आ जाओ। मैं उसके साथ झोंपड़ी से बाहर आ गया। झोंपड़ियाँ एक दायरे में बनी हुई थीं और उनके दरमियान बच्चे खेल रहे थे। गोया यहाँ बाकायदा आबादी थी, जबकि रात को मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। उन बच्चों ने मुझ पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो बदस्तूर अपने खेल में मसरूफ़ रहे। एक झोंपड़ी के करीब चूल्हा जल रहा था और उस पर स्याह रंग की हांडी चढ़ी हुई थी। हांडी में कुछ पक रहा था। मुझे दूरी से सनसनाहटें सुनाई दे रही थीं। फिर मैंने 3 बूढ़ी औरतों को देखा जो उस चूल्हे के करीब बैठी हुई थीं। हर झोंपड़ी के अकब में एक बाग जैसी जगह थी और उस बाग में भी लोग नजर आ रहे थे। और उस वक्त हवा में नमी थी और सूरज धुंध में छुपा हुआ। ये गांव बेशक बहुत छोटा था, लेकिन एक अजीब सी कैफियत का इजहार करता। इसके चारों तरफ हरा भरा जंगल और कद्दे आदम दरख्त इस खुली आबादी को घेरे हुए थे। मैं 4 नंबर के साथ आग के करीब पहुंचा तो उसने कहा, यहाँ की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। तुम महसूस नहीं कर सकते कि हम किस तरह ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ जो कुछ होता है वो बड़ा सनसनीखेज है। हम आग के करीब पहुंच गए। औरतों ने अभी हमारा कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि वो हमें देखकर वहाँ से हट गईं। 4 नंबर ने लकड़ी के 2 प्याले उठाकर लकड़ी के चमचे से उबले हुए चावल उसमें डाल दिए। एक प्याला उसने खुद लिया और दूसरा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, इन बच्चों और औरतों ने मेरी तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। क्या ख्याल है तुम्हारा? पता नहीं, उसने कहा और एक झोंपड़ी के साए में बैठ गया। फिर उसने अपने प्याले में उंगली डुबोकर मुंह में डाली। मैंने भी ऐसा ही किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने मिट्टी मिला हुआ पानी मुंह में डाल लिया हो। बूढ़ा कहने लगा, ऐसा मत कहो कि उन्होंने तुम्हारी आमद का नोटिस नहीं लिया है। पता नहीं चल रहा। वो जानते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तुम चंद घंटों के बाद यहाँ से चले जाओगे, इसलिए कोई तुम पर तवज्जो नहीं दे रहा। यहाँ तुम क्या खतरा महसूस करते हो? उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और फिर घने जंगल पर नज़रें जमाते हुए बोला, तुम नहीं जान सकते और ना ही तुम्हें जानने की ज़रूरत है। तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है। वो चावल खाता हुआ बोला, मैं इस गांव का सरदार हूं और मैंने PhD किया है। उसके इन अल्फाज पर मैंने उसे आंखें फाड़ कर देखा। उसके अंदाज में फ़ख्र जैसी कैफियत थी। इसके बाद मैंने और कुछ नहीं कहा। फिर वो शख्स आ गया जिसे नंबर 16 कहा गया था। ये भी एक पस्ता कामत आदमी था। वह बहुत एतमाद से कदम रखता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसका सर शानों से चिपका हुआ था और यूं लगता था जैसे वो गर्दन के बगैर हो। अलबत्ता वो जवान आदमी था। वह नज़दीक आया तो 4 नंबर उससे बड़ी गर्मजोशी से मिला और फिर उसने मेरा उससे तारुफ कराया। 16 नंबर मुझे देखता रहा, लेकिन उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। रागिल साहबा इस गांव से कितने फासले पर है? मैंने उससे सवाल किया। तुम्हें यकीनन बता दिया गया होगा। मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए तैयार हूँ। चलो तैयारी करो। मैंने नागवारी से अपना सामान कंधे पर उठाया और उसके साथ चलने लगा। थोड़ी देर के बाद वो गांव भी आ गया जिसका उसने तज़किरा किया था। घास के झोंपड़े एक दायरे की शक्ल में बने हुए थे, जिन पर ढलवान छतें थीं। जंगल का ये हिस्सा साफ कर दिया गया था। वहां आकर यही लगता था जैसे इसे हिफाजत में रखा गया हो। हम उस गांव से भी आगे बढ़ गए और काफ़ी फासला तय कर लिया। रागिल शाहबा नामी शहर में मुझे जो कुछ करना था वो काफ़ी ख़तरनाक था। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। रास्ते में खाने पीने की चीज़ें मुहैया होती गईं। यहाँ तक कि शाम हो गई, लेकिन हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। बुरी तरह उकताहट महसूस हो रही थी। मैंने कहा, मुझे ये नहीं बताया गया था कि जिस जगह मैं उतरूंगा उस जगह से मुझे इतना लंबा सफ़र पैदल तय करना पड़ेगा। 16 नंबर एक खर दिमाग आदमी मालूम होता था। वो खुश्क लहजे में बोला, जहाँ तुम्हें ये तमाम तफसील बताई गई थी वहाँ के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन अभी ये सफ़र बहुत लंबा है। वो लोग तुम्हें किसी ऐसी जगह उतारने का ख़तरा मोल नहीं ले सकते थे जहाँ से तुम्हें देखा जा सके। तुम नहीं जानते कि यह जगह कितनी ख़तरनाक है। इसके बाद मैंने मज़ीद कोई बात नहीं की। उस शख्स का गैर दोस्ताना रवैया मुझे मोहतात किए हुए था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे रात गहरी होती जा रही थी और थोड़ी देर के बाद हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, लेकिन सफ़र जारी रहा और सुबह होते हुए हम उस जंगल को अबूर कर चुके थे। उसने कहा, अब हमें ज़रा मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा, मगर मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मुझसे तो ये कहा गया था कि जिस जगह मुझे उतारा जाएगा
वहाँ से मेरी सही तौर पर रहनुमाई हो सकेगी। मैंने तुम्हें बताया ना कि आगे के रास्ते बहुत खतरनाक हैं और जो लोग तुम्हारे दुश्मन हैं उन्होंने उन रास्तों को बहुत उम्दगी के साथ महफूज किया हुआ है। मेरा मुंह बिगड़ गया। अब इस तरह तो मैं उन लोगों के लिए काम नहीं कर सकता था। चुनाचे में खासा बुरा महसूस करने लगा। अलबत्ता इस शख्स से कुछ कहना बिल्कुल बेकार था। अभी हम लोग सफ़र जारी रखे हुए थे कि एक बार फिर हमें झोंपड़ियाँ नजर आईं। ये भी एक छोटा सा गांव था, मगर हैरानी की बात यह है कि यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक झोंपड़ी के अकब में पहुँच गए। झोंपड़ी से एक नन्ही सी बच्ची बाहर निकली और खेलकूद में मसरूफ़ हो गई। उसी वक्त एक 13-14 साल की लड़की एक झोंपड़ी से बदहवासी के आलम में दौड़ती हुई बाहर निकली। उसने झपट कर उस लड़की को उठाकर अपने सीने से लगाया और दोबारा झोंपड़ी में चली गई। मैं ऐसे रखता हुआ उस जगह के करीब आ गया जहाँ 16 नंबर खड़ा हुआ था। क्या बात है, कोई मसला है क्या? मैंने उससे सवाल किया। शायद, उसने कहा और गांव पर एक निगाह डालते हुए पीछे हटने लगा। अचानक ही एक झोंपड़ी से एक औरत बाहर निकली और एकदम 16 नंबर पर हमलावर हो गई। उसके हाथ में दरांती थी। उसने 16 नंबर के सीने में वो दरांती घोंप दी और इस तरह उसे उठाकर एक तरफ फेंक दिया कि यकीन न आए। फिर इसके फौरन बाद जंगल की तरफ से राइफलों के चलने की आवाज़ सुनाई दी और मुतअद्दिद गोलियां मेरे करीब से सनसनाती हुई गुजर गईं। मेरे पाँव के पास धूल सी उड़ी और मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मुझ पर चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। जंगल से आने वाली गोलियां मुझ पर ही नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद हर शख्स पर बरसाई जा रही थी और मुझे चीखें सुनाई दे रही थीं। ये इंतहाई खतरनाक बात थी। मेरा राहबर मर चुका था और मैं बड़ी परेशानी के आलम में दौड़ा चला जा रहा था। तकरीबन 1 घंटे तक मैं दौड़ता रहा और फिर मैंने एक नखलिस्तान जैसी जगह देखी। यहाँ भी छोटे छोटे दरख्त और पानी का एक चश्मा मौजूद था। मैं हैरान था कि यह सारा खेल एकदम बदल कैसे गया। जो कोई भी यहाँ था उसने मुझ पर हमला क्यों किया? ये बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ सरसराहटें हो रही हैं, गोया कुछ मुसल्लह अफराद मुझे तलाश कर रहे थे। ये सूरत हाल काफ़ी संगीन थी और मुझे इससे निमटने के लिए अब अपनी हिकमत अमली बनानी थी और मैंने सोचा कि फौरी तौर पर मुझे ये जगह तब्दील कर लेनी चाहिए। चुनाचे मैंने बर्क रफ्तारी से एक सिमत छलांग लगा दी और तेज़ रफ्तारी से दौड़ने लगा। मुझे यूं लगा जैसे कुछ लोग मेरा ताक़ुब कर रहे हैं। एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी कैफियत। मैं जान तोड़कर दौड़ रहा था और मेरी आंखें बंद हुई जा रही थीं। फिर ना जाने कितनी देर तक मैं दौड़ता रहा और मेरा सीना धौंकनी बन गया। जब दौड़ने की सारी कुव्वत ख़त्म हो गई तो मैंने रुकना ज़रूरी समझा और जहाँ था वहीं सीना पकड़ कर बैठ गया। देर तक अपनी सांसों को दुरुस्त करता रहा। फिर ना जाने कितना वक्त इसी तरह गुजर गया और फिर जब मेरी कैफियत बहाल हुई तो मैंने आंखें खोल दी। लेकिन आंखें खोलकर जो कुछ मैंने अपने सामने देखा उसने मुझे शिद्दत हैरत से गुंग कर दिया। नहीं, मेरा ख्याल है मैं गलतफहमी का शिकार हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं उसी जगह मौजूद था, यानी अहराम सलाबा में, जहाँ आमिना मुझे छोड़कर गई थी। मेरी कैफियत इतनी ही खराब थी। जिन हालात से मैं गुजर चुका था वो बहुत ही खौफनाक थे, लेकिन मैं जिंदा सलामत था, होशो हवास में था और ये जगह अहराम सलाबा ही थी। फिर मैंने कदमों की चाप सुनी और देखा कि आमिना वापस आ गई है। वह अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, उठो आमिना। मैं जानती हूँ तुम जिस मुशक्क़त से गुजर कर आए हो, मैं जानती हूँ। आओ। दूसरी तरफ बहुत बेहतर हालात हैं। मैं अपनी जगह से उठ गया और कुछ लम्हों के बाद उस दरवाजे से बाहर निकल आया जिससे आमिना चंद लम्हों के लिए बाहर गई थी। दूसरी तरफ एक वसी अजीज कमरा था, लेकिन उस कमरे में मैंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। वहाँ सादान बैठा हुआ था और पास ही एक 24 संदूक भी रखा हुआ था। सादान के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। आमिना ने मुझे बैठने की पेशकश की और बोली, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कोई पीने की चीज़ लाती हूँ। जो मशरूब उसने मुझे पीने के लिए दिया वो भी बेमिसाल था। सादान खामोशी से बैठा मुझे देख रहा था। ये जगह जहाँ संदूक रखा हुआ था मैंने पहली बार देखी थी। यहाँ एक पुरस्रार खुशबू फैली हुई थी और उसके तारीक गोशे में धुएं के मरगोले उठ रहे थे। उसके साथ साथ ही कोई गैर मरीसी आवाज़ें भी उभर रही थीं। लिबासों की सरसराहटें भी नुमाया थीं। ऐसा लगता था जैसे लातादाद रूहें तय खाने में चकरा रही हों। चमकदार आंखें धुएं के मरगोलों से झांक रही थीं। मेरे बदन में एक अनोखी सी ठंडक सरायत कर गई। मुझे यूं लगा जैसे कुछ अनजाने हाथ मेरे बदन को छूकर गुजर रही हैं। काफ़ी देर तक ये कैफियत रही। सादान भी खामोश बैठा हुआ था। इस दौरान वह मुझसे काफ़ी मानूस हो गया और मुझसे बहुत खुश भी था। उसने मोहब्बत भरे अंदाज में मुझसे कहा, मोहतरम ज़रमिनास, आपने मुझे यहाँ बुलाया है? मैंने सवालिया निगाहों से आमिना को देखा तो आमिना ने कहा, हाँ,
सादान, वो वक्त आ गया है कि जब तुम्हें वह मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम देना है जिसके लिए तुम जवान हुए हो। आह, मैंने तो होश संभालने के बाद उस वक्त का इंतज़ार किया है, मगर तुमने मुझे बताया नहीं आमिना कि वो वक्त आ गया है। हर काम अपने वक्त पर ही मुनासिब होता है। लो, मैं तुम्हें एक चीज़ देती हूँ, आमिना ने कहा और संदूक के अकब में पहुंच गई। फिर वहां उसने वो बड़ी चाबी निकाली जो उस ताले की थी, जो उस संदूक में पड़ा हुआ था। उसने ये चाबी सादान को दी और सादान ने लरसते हाथों से यह चाबी अपने हाथों में ली। माहौल में एकदम ठहराव पैदा हो गया, फिजा में सुकूत पैदा हो गया, जैसे मुकद्दस रूहें इस फ़र्ज की तकमील से खुश हों। सादान ने कांपते हाथों से संदूक का जंग आलूद ताला खोला। 24 संदूक के अंदर एक और सुनहरी संदूक मौजूद था जो किसी खास धात का बना हुआ था। उस पर कदीम मिस्री नकूश कंदा थे और ये नकूश एक तहरीर के थे, लेकिन उस तहरीर को आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता था। अलबत्ता जब उस छोटे संदूक को खोला गया तो सबसे ऊपर एक लिफाफा था जिस पर लिखा था, मेरे बेटे सादान के लिए। सादान ने वो लिफाफा निकाल लिया और वो लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप इसे खोलिए और पढ़िए। नहीं सादान, ये तुम्हारा हक है, मेरी आवाज़ उभरी और सादान खुश होंठों पर जुबान फेर कर लिफाफा चाक करने लगा। उसके हाथों की कपकपाहट बखूबी महसूस हो रही थी। वो नौजवान था, समझदार था और एक ऐसे अनोखे राज से वाकिफ होने जा रहा था जिसका ताल्लुक उसकी ज़ात से था। आखिरकार कौन सा ऐसा राज संदूक में मुकफ्फल था। फिर लिफाफा चाक हुआ और एक कागज़ उसमें से बरामद हुआ जिस पर एक तवील तहरीर थी। सादान ने मेरी जानिब देखा और मैंने बड़े खुलूस से कहा, यह सब कुछ तुम्हारी अमानत है सादान, और तुम आमिना के आकाज़ादे हो। चूंकि ये सब कुछ तुम्हें करना है इसलिए तुम इससे पूरी तरह बहरावर हो। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इस तहरीर को पढ़ें, सादान ने कहा और आमिना ने मुझे इशारा कर दिया। मैंने उस तहरीर पर निगाह डाली। लिखा था, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरा बेटा सादान है और ये उसके लिए है। अगर मौत उसे इस खत को पढ़ने तक की मोहलत दे, मेरे बेटे, अगर तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे बेवफाई ना करे तो तुम इस खत के खोलने के वक्त 25 साल के हो चुके होगे और मेरी बेहोश हड्डियाँ मनोमिट्टी के अंदर दब चुकी होंगी। मेरे शनासा मेरी शक्ल भूल चुके होंगे। मेरे मुलाजिम ने मेरे वजूद को इस तरह ढका होगा कि अब मेरा तसव्वुर भी किसी के जहन में मौजूद नहीं होगा। ये ख़त एक तवील अरसे बाद मेरी याद कुछ लोगों के जहनों में ताज़ा कर देगा। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम तो मेरी शक्ल से आशना भी नहीं होगे, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे तसव्वुर की मंजिल में पहुंच जाऊंगा। गो मैं मर चुका हूं और दुनिया ने मुझे भुला दिया है, मगर कौन जाने के मौत के बाद भी मेरा ताल्लुक तुम्हारी इस दुनिया से हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानंद जिंदगी का एक लंबा अरसा इस आलिमे रंगो भू में गुजार चुका हूँ। मुझे भी इससे मोहब्बत थी, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस वक्त ये खत तुम्हारे हाथ में होगा मेरी रूह तुम्हारे पास होगी। मुझे महसूस करना, मेरे अक्स को अपने करीब समझना, तुम मुझे पालोगे। ये अनोखी आवाज़ थी, अनोखा अंदाज था और मैं चौंक पड़ा। अचानक ही मुझे फिजा में अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। खुशबुओं के भभके उठने लगे, बदन को सर्दी का एहसास होने लगा। ये तब्दीलियां वहम नहीं थीं। मैंने सादान को भी बेचैन महसूस किया। वह खौफजदा निगाहों से इधर उधर देख रहा था। फिर उसने मुझे देखा और फिर मैंने अपना हाथ उसके शाने पर रख दिया। आमिना भी दूसरी तरफ से उसके पास आ गई और उसके कंधे पर दूसरा हाथ रख दिया। फिर मैंने उससे कहा, पढ़ते रहो सादान, पढ़ते रहो। सादान ने सहमी हुई निगाहों से मुझे देखा और मैं सही मायनों में उस वक्त सबसे मुश्किल वक्त से गुजरने लगा। दर हकीकत उस तहखाने में उस वक्त मुझे ना जाने कौन कौन सी रूहों का बसेरा महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे दरो दीवार से चेहरे उभर रहे हों। कदीम तरीन नकूश जिनकी शक्लें मिस्र के कदीम बाशिंदों जैसी थीं, ऐसे नकूश जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे। सारी की सारी शक्लें अजनबी थीं और मैं उन्हें देख रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मेरे शनासा हों। अलबत्ता मैंने अपनी इस कैफियत को छुपाने की भरपूर कोशिश की और फिर सादान के मुंह से आवाज़ निकली, सरजमीन मिस्र में तुम्हारा क्याम एक तवील तरीन क्याम के तौर पर है। तुम्हारी नस्लें यहीं पर आबाद थीं और शायद तुम्हें यह सुनकर हैरानी हो कि तुम दुनिया भर की कदीम तरीन नस्लों में से एक के जानशीन हो। तुम्हें यकीन नहीं आएगा सादान के तुम्हारे रऊसा आला तकरीबन 70वीं पुश्त में मिस्र के मजहबी मुक्तदा और यूनानी नस्ल थे। ये नस्ल दर नस्ल चलती रही और तारीख में इसकी लातादाद कहानियाँ दर्ज हैं। 27वें फ़िरौन के दौर का वाक़या है जिसको मैं दर्ज कर रहा हूँ। ये वाक़या तुम्हें तुम्हारी शनाख्त से आगाह करेगा। ये वाक़या मैंने कदीम तरीन मिस्री ज़ुबान से तर्जमा किया है जो इस दौर में नहीं पाई जाती, लेकिन अगर मेरे ख़ास दोस्त तुम्हारे पास हैं तो शायद तुम उन बोसीदा औराक में ये तहरीर पढ़ लो। ये हमारी कदीम तरीन रवायात के तहत महफूज है।
असल में मिस्र की तारीख बहुत कदीम है। 15वीं और 16वीं खानदान के मातहत 1680 कबल मसीह में मिस्र अजनबी फातहीन के कब्जे में रहा। ये लोग गालिबन फ़लस्तीन और एशियाई कूचक से आए हुए थे। 17वां खानदान था मिस्र का, जिसने उन्हें बाहर निकाला और नई हुकूमत कायम की। यह हुकूमत 1580 से 1590 कबल मसीह तक कायम रही। उसी दौर का एक बादशाह 18वें खानदान का बादशाह था। उसने फ़लस्तीन और शाम वगैरह फतह किए, लेकिन बाद में ये लोग एशियाई मकबूजात खो बैठे और एक बार फिर मिस्र पर अजनबियों का तसल्लुत हो गया। हमारा दौर 26वें फ़िरौन से शुरू हुआ और उसके बाद तवील अरसे तक हमारे मौजूद आला का इक़्तिदार कायम रहा। कदीम मिस्री तहजीब के मुताबिक हमारे मौजूद आला को लातादाद इख्तियारात हासिल थे और हयात बादुल मौत का तसव्वुर रखता था। आलीशान मकबरे, हनूत शुदा बदन महफूज कर दिए जाते। ये बदन जिन इमारतों में महफूज किए जाते उन्हें एहराम कहा जाता, जिसमें रूह का एक तसव्वुर हमारे सामने था। हमारा अकीदा ये था कि मरने के बाद भी जिंदगी कायम रहती है और इंसान लाफानी है। उस वक्त हमारी इबादत गाहों में काहिन माबूदों के हुक्मरान थे, लेकिन फ़िरौन की हुकूमतों से उनका बराह रास्त ताल्लुक़ होता और उन्हें बादशाह की मानंद इख्तियारात हासिल होते। 26वें फ़िरौन का बेटा एक शौक और लाउबाली नौजवान था, जिसे बचपन ही से शहनशाहत और फ़िरौन के तकद्दुस का एहसास दिलाया गया, लेकिन उसका दिल हुस्न इश्क की चाशनी से लबरेज था। महल की लातादाद कनीज़ें उसकी खिदमत के लिए हाजिर रहती और वह उनके दरमियान खुशी और मुसर्रत महसूस करता। लेकिन यूँ हुआ कि उसने एक मरतबा इबादत के दौरान काहिन आज़म, बड़े काहिन आज़म की बेटी को देखा, जो हुस्न जमाल में यकता और आसमानों से उतरी हुई कोई देवी मालूम होती, और ये उसे दिल हार गया। काहिन आज़म की मुकद्दस बेटी मोहब्बत की खास पुजारनों से थी, जिनकी शादी कभी नहीं होती और जो तकद्दुस की बुलंदियों को छूती हैं। ये तकद्दुस काहिनों की मलकियत था। अव्वल तो उसके ख़ानदान में शादियां ही बहुत कम होती थीं, लेकिन अगर कोई लड़की पैदा होती तो उसे कभी किसी से मंसूब नहीं किया जाता। वो कंवारी ही रहती और कंवारी ही मर जाती। उसकी रूह को आसमानों की बुलंदियों पर साफ देखा जा सकता। तो काहिन आज़म की ये बेटी भी तकदीस के उन्हीं मराहिल से गुजर रही थी कि फ़िरौन की निगाह उस पर पड़ गई। सरकश और ज़िद्दी फ़िरौन उसकी खलवतों में जाने की कोशिश करने लगा और एक बार इबादत के बाद उसे इसका मौका मिल गया, क्योंकि वो आम लिबास में और आम इबादत करने वालों की मानंद ईद में पहुंचा था और कतई उन लोगों में शामिल नहीं हुआ जो अजीमुल मर्तबत लोग होते हैं। यूं उसकी जानिब किसी के तवज्जो नहीं हुई और जब इबादत ख़त्म हुई तो वो एक ऐसी चट्टान की आड़ में हो गया जहां उसे वापसी पर कोई ना देख सके। लेकिन उसका मुकद्दर यही था कि जब माहौल सुनसान हो जाए तो नज़दीक से अनासिया को देखे। हसीन अनासिया मोहब्बत की पहली सुरंग के आखिरी कमरे में क़याम पजीर थी और उस तरफ किसी ज़ीरू को दाखिले की इजाज़त नहीं थी, सिवाय खादमाओं के जो अनासिया के लिए मखसूस थीं। अनासिया का दीवाना फ़िरौन उन रुकावटों की परवाह ना करते हुए सुरंग में दाखिल हुआ और उसके रूबरू पहुंच गया। नौजवान लड़की जो उम्र के 18वें साल से गुजर रही थी शश्त रह गई। उसे जो तालीमात दी गई थी उनके तहत किसी मर्द का साया तक उसके लिए नाजायज़ था, लेकिन फ़िरौन के बुलंदो बाला कद, मर्दाना वजाहत और उसकी शरबती आंखों ने अनासिया को मसूर कर दिया और उसने खादमाओं को हुक्म दिया कि वह सुरंग के आखिरी हिस्से पर ठहरें और ये किसी को जाहिर ना होने दें कि वो हो रहा है जो नहीं होना था। यूं फ़िरौन की पजीराई हुई और इसके बाद उन दोनों की अक्सर मुलाकातें होने लगीं। अनासिया के सीने में मोहब्बत का ज्वालामुखी फूट पड़ा। दोनों तन्हाइयों में एक दूसरे के साथी बन गए और उनके दरमियान हुस्न इश्क के मदारिज तय होने लगे। हसीन अनासिया हुस्न जमाल का नमूना थी तो फ़िरौन का बुलंदो बाला कद, उसकी मर्दाना वजाहत पूरे मिस्र में यकता। और आम लोगों का ये ख्याल था कि दौरे फ़िरौन में इससे पहले इतना खूबसूरत जवान पैदा नहीं हुआ। अनासिया को वही जवाब मिला इस मोहब्बत का जो उसके सीने में था, लेकिन दोनों ही जानते थे कि फ़िरौन के मुक़द्दस मज़हब की रवायतें उन्हें कभी यकजा नहीं होने देंगी और ये भी मुमकिन है कि उनका ये इश्क काहिनों और बादशाहों के दरमियान एक अजीम जंग का पेश खैमाना बन जाए। सो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि एक रात मुकर्रर कर ली जाए जब वो यहाँ से निकलें और तवीलो अरीज़ ज़मीन के किसी गोशे में पनाह गुज़ीर हो जाएं जहाँ ये रिवायतें उनका पीछा न कर सकें। नौजवान फ़िरौन हुकूमत छोड़ने को तैयार था और अनासिया अपने तकद्दुस को। फिर यही हुआ कि वो मौके की ताक में रहने लगे और फ़िरौन ने मालूम कर लिया कि एक तजारती जहाज़ बहुत जल्द बंदरगाह से रवाना होने वाला है। उसने अपने कुछ ख़ास गुलामों की मदद से 2 ऐसे अफराद का बंदोबस्त किया जो खामोशी से मिस्र से निकल जाना चाहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। और यूं हुआ कि जब जहाज़ की रवानगी की रात आई तो अनासिया ने अपनी कनीज़ों को किसी काम से भेजा
और खुद सुरंग से निकलकर उस जगह पहुंच गई जहां उसका महबूब उसका इंतजार कर रहा था। और दोनों जहाज पर पहुंचे और जहाज ने अपने लंगर उठा दिए और वो एक तवील सफर पर रवाना हो गए। चालाक नौजवान ने ऐसे इंतजामात किए कि जब तक जहाज समुद्र में दूर ना पहुंच जाए किसी को शुबा भी ना हो सके कि वो इस जहाज से फरार हो रहा है। और यही हुआ। उस वक्त का जो हुक्मरान था उसको मालूम ही ना हुआ कि नौजवान फिरौन महल से गैर हाजिर है। यही कैफियत अनासिया के बारे में भी हुई। अक्सर वो तन्हाइयों में दिल बहलाने के लिए दूर तक निकल जाती। चुनाचे उन दोनों को मिस्र से दूर निकलने का मौका मिल गया और कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। लेकिन उस वक्त तक जब एक समुद्री तूफान ने उन्हें ना घेर लिया। हालांकि जहाज बहुत बड़ा था और उसमें बहुत से लोग सवार थे, लेकिन वो तूफानी लहरों की लपेट में आ गया। उसके बाद बांध फटने लगे, मस्तूल टूटने लगे और अमले के अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश का सवार होने लगे। वो जहाज के मुसाफिरों की जिम्मेदारी संभाले हुए थे, लेकिन तकदीर उस जहाज की तबाही तय कर चुकी थी। हवाओं का तूफान जहाज को उसकी मंजिल से ना जाने कितनी दूर ले गया और यह अंदाजा भी नहीं हो सका कि वो खौफनाक चट्टानें कब जहाज के नजदीक आ गईं, जो तारीक समुद्र में सर उभारे खड़ी सूनी निगाहों से अपने शिकार को देख रही थीं। जहाज उन चट्टानों से टकराया और पाश पाश हो गया। इंसानी शोर हवाओं के शोर में दब गया, किसी की आह तक न सुनाई दी। समुद्र की मुहिब लहरों ने इंसानी जानों को डस लिया। कुछ बचे और कुछ ना बचे, लेकिन कुदरत जिनको बचाना चाहती थी वो बच गई और एक चौड़े तख्ते पर वो दोनों भी खुशकी से जा लगे। वो जगह ऐसी थी कि रेतले साहिल दूर दूर तक फैले हुए थे और घने दरख्तों के झुंड आपस में इस तरह दस्तों गिरवां खड़े थे जैसे कान से कान मिलाए सरगोशियां कर रहे हों। उनके दरमियान फुट फुट भर लंबी मकड़ियों ने जाले तान रखे थे और ऐसे जबरदस्त थे ये जाले कि उड़ने वाले हशरातुल अर्ज का तो जिक्र ही किया। चिड़िया, फाख्ताएं और दूसरे परिंदे भी उनमें फंसकर अपनी जान नहीं बचा सकते थे और ये खूनी मकड़ियां लम्हे भर में अपने शिकार को चट कर जाती जैसे कभी उसका वजूद ही ना हो। हाँ, कुछ कुछ हड्डियां उनमें फंस कर रह जाती और अपने वजूद की कहानियां सुनाती रहती। इस खौफनाक माहौल में वो दोनों एक दूसरे की कुर्बत में आगे बढ़ते रहे और फिर एक रात एक कबीले ने उन्हें कैद करके अपनी मलका के पास पहुंचा दिया। ना जाने ये मिस्र का कौन सा दौर था, उस मलका के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। अनासिया ने जो कुछ उस मलका के बारे में लिखा उन्हें अल्फाज में कहना मुश्किल है। वो एक पुरिसरार कबीला था जो तारीख से बहुत पहले की हैसियत रखता। फिर एक रात वो ज़ियारतगाह की चट्टान पर अपना चेहरा दिखाने आई और उन दोनों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। बेशुमार अफराद अपनी गर्दनें काटकर उनके सामने पेश कर देते। हसीन मलका का सारा वजूद काले रंग की जालियों में लिपटा होता, लेकिन कैफियत ये होती कि काले रंग की जालियों में से सफ़ेद और दूधिया रंग छलक छलक कर तमाम आलम को मुनव्वर कर देता। चेहरा यूं महसूस होता था जैसे रोशन चांद पर तारीक कब्र डाल दी गई हो। उस हसीन औरत को गन्नाथा का नाम दिया गया और ज़मीन के उस खित्ते में जो नामालूम थी, कोई ये नहीं कह सकता कि कौन सा खित्ता है, और जहां इंसानी कदम शायद बहुत कम पहुंचते हैं, वो आज भी अपने उसी जाहो जलाल के साथ हुक्मरान है। उसके बारे में मुकामी लोगों का तसव्वुर है कि वो बराह रास्त आसमानों से उतरी हुई है। हुस्न जमाल का ऐसा बेमिसाल नमूना कि इंसान की नज़र उस पर ठहर ना सके। एक एक नक्श अपनी जगह मुकम्मल, याकूत से तराशे हुए होंठ इतने सुरख कि याकूत की चमक उनके आगे मांद पड़ जाए। रुखसार ऐसे कि उनके लिए लफ्ज़ ही तलाश करने से ना मिलें। रंग यूं जैसे चांद पर मोम जामा कर दिया गया हो। बदन इतना सडोल, इतना हसीन के संगे मरमर के मुजस्मे उसकी चिकनाहट और तराश के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो जाएं। यह हुस्न जमाल ऐसा था कि उसे देखकर मर जाया जाए। गनाथा के सामने जीने का मकसद भी खत्म हो जाता था, खास तौर से किसी मर्द के लिए। लेकिन फिरौन पर उसका असर नहीं हुआ क्योंकि वो अनासिया का घायल था और उनके दरमियान रूहानी रिश्ता था। उस मलका ने फिरौन को अपना हुस्न जमाल दिखाया और इस बात पर हैरान रह गई कि ये हसीन नौजवान होश क्यों न खो बैठा, और उसे फिरौन की अदा भाग गई और उसने फिरौन को हासिल करने का इजहार किया। लेकिन पुख्ता कर नौजवान अपनी मोहब्बत में मुस्तहकम था। अनासिया को उसने तमाम रवायात तोड़कर हासिल किया और वो जानता था कि उसके इस इक़दाम पर मिस्र की हुकूमत शदीद तरीन बहरान का शिकार हो सकती है। काहिनों और शाहों के दरमियान शदीद चपकलिश पैदा हो सकती है जो शायद तारीख बन जाए। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए वो अपने आप पर काबू में रहा और जब मलका ने उसे अपनी सहर अफशा मुस्कुराहट के साथ देखा और बोली, ए नौजवान, पहाड़ों की ये मलका तेरा खैर मकदम करती है और तेरी ज़िंदगी की ज़मानत देते हुए तुझे ये बताती है कि तू अबदियत हासिल करेगा, तुझे मौत ना होगी और तू मेरे साथ सदियां गुजारेगा।
लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि तू इस लड़की को अपने हाथ से कत्ल कर दे जो मेरी लाइल्मी की वजह से तेरी मालिक बनी रही है। हाँ, यही एक राह है इसके लिए कि तू इसे मौत के घाट उतार दे और तू मेरा बन जा। फिरौन ने निहायत मतानत से मलका को देखा और अदब से बोला, वीरान इलाकों की हुक्मरान, बेशक तेरा हुस्न आसमानी है। तेरी जैसी हसीना का तस्वुर इंसानी तस्वुर में कभी ना आया होगा और मुश्किल है कि तेरे चेहरे पर कोई निगाह जमा सके। लेकिन तू ये समझ ले कि अनासिया मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैंने उससे पहले भी किसी को नहीं चाहा और उसके बाद भी किसी का नहीं हो सकता। ये अज़ल और अबद के सिलसिले हैं जो टूट नहीं सकते। चुनाचे तू हमें आज़ाद करके इन जंगलों में ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त दे, यही तेरी बड़ाई होगी। हुस्न जमाल की ये तमसील अपने हुस्न की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकी। यही क्या कम था उसके लिए कि उसने खुद अपनी ज़ुबान से फिरौन को अपनी पेशकश की। चुनाचे उसका जहन तैश का शिकार हो गया। उसने कहा, बाहर की दुनिया से आने वाले नौजवान, तूने आज तारीख की तौहीन की है। शायद ही आज तक हमने किसी इंसान की ख्वाहिश की हो, लेकिन जब ये अल्फाज हमारी ज़ुबान से निकल गए तो वो तारीख बन जाने चाहिए। लेकिन यूँ मालूम होता है कि जैसे तेरी रोशन पेशानी की गहराइयों में तारीकियाँ छुपी हुई हैं, और इन अल्फाज के बाद भला तेरी ज़िंदगी कैसे मुमकिन हो सकती है। और इसके साथ ही उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इस नौजवान को इतने टुकड़ों में तकसीम किया जाए कि कोई उन टुकड़ों का शुमार न कर सके। और यही हुआ। फिरौन को कत्ल कर दिया गया और अनासिया की दिल खराश चीखें आसमान को छूने लगीं। वैश्यों ने फिरौन के बदन के इतने टुकड़े किए कि वाकई ज़मीन पर उसके कीमे का अंबार लग गया। वैशी मलका को उसकी मौत से भी सेरी ना हुई तो उसने अनासिया की तरफ देखा और गमज़दा लहजे में बोली, ऐ औरत, तू ही हमारी मोहब्बत की तौहीन बनी है। ये तू ही थी जिसकी वजह से ये हसीन नौजवान मौत का शिकार हुआ। तो क्या तेरी जिंदगी किसी तरह मुमकिन है? तुझे इससे भी ज्यादा बदतर मौत का शिकार होना पड़ेगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वैशी अनासिया को पकड़कर एक आतिश कदे के नज़दीक ले गए जो ना जाने कब से रोशन था। आग के शोलों ने कुर्बो जवार के तमाम माहौल को आतिश बना दिया और ज़मीन दूर दूर तक गर्म थी कि उस पर पाँव न रखी जा सकें। लेकिन फिर एक बूढ़े ने जो शैतानी कुव्वतों का मालिक था उन्हें रोक दिया और उनसे कुछ कहा, जिसे सुनकर तमाम वैशी भाग गए और अनाशिया वहीं रह गई। बूढ़ा शैतान एक बार फिर अनाशिया को मलका के रूबरू ले आया और उसने कहा, हमेशा जिंदा रहने वाली तेरी जिंदगी कायम रहे, तेरा इकबाल बुलंद यूं ही चांद और सूरज की तरह पनपता रहे। यह लड़की माँ बनने वाली है और एक ऐसी रवायत को तोड़ने का बायस बनी है जो खून रेजी की बुनियाद है। तूने अगर इसका खून बहा दिया तो ये रवायत इस सरजमीन पर भी कायम हो जाएगी और हमेशा यहाँ खून बहता रहेगा। मेरा इल्म यही कहता है और तू इस बात से नावाकिफ नहीं है कि माँ बनने वाली किसी औरत को इस सरजमीन पर कत्ल करने का मकसद यह है कि सदियों तक यहाँ औरतों के मुर्दा बच्चे पैदा हों और हमारी नस्ल घटती रहे। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है अजीम मलका, और बीमारी के लिए बेहतर है कि इसे यहाँ से निकाल दिया जाए। हम यूं करते हैं कि दरख्तों के तनों से काटकर एक लकड़ी के दरमियान खोल करके इसे उस खोल में बिठा दिया जाए और फिर इसे उस खोल समेत समुंदर के हवाले कर दिया जाए तो तेज़ हवाएं इसे दूर ले जाएं और किसी मुनासिब जगह गर्क कर दें। यूं तो तेरा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा और हमारी ज़मीन भी इस नहूसत से पाक हो जाएगी। चुनाचे उस मलका ने बूढ़े की बात मान ली और हुक्म दिया कि इस लड़की को किसी ऐसी जगह कैद कर दिया जाए जहाँ से ये निकल ना सके और इसके बाद दरख्त के तने में खोल करके उसे उसमें बिठाकर रवाना कर दिया जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। अनासिया जो अपने महबूब की जुदाई के बाद जिंदगी को खुद पर भारी समझती थी, दरख्त के तने के खोल की कश्ती में बिठाकर समुंदर के हवाले कर दी गई। लेकिन समुंदर ने भी उसकी मौत कबूल नहीं की। लहरें उसे एक तारीख की तरतीब के लिए जा रही थीं। उसे कुछ पता नहीं था कि कितने दिन और कितनी रातें वो समुंदर में गुजार चुकी है और कब दरख्त का वो तना किसी खुशकी पर जा पड़ा है। उसे जब होश आया तो उसके पहलू में एक हसीन बच्चा मौजूद था। अनासिया ने उसे देखा और उसके दिल में नई जिंदगी जन्म लेने लगी। उसने जच्चागिरी के तमाम लवाजमात से फारिग बच्चे को अपनी आगोश में ले लिया। एक हसीन लड़का जो इसके महबूब का हमशक्ल था, उसकी हूबहू तस्वीर, उसी का खसूसी अक्स। उस तस्वीर को देखकर अनासिया के दिल में ना जाने क्या क्या ख्यालात परवान चढ़ने लगे। उसका जहन इंतकाम की आग में फूंक रहा था। वो बेसहारा थी और अगर उसे किसी का सहारा हासिल होता और वो वैश्यों की मलका को जिंदगी से महरूम कर सकती तो वो किसी भी कीमत पर अपने महबूब का इंतकाम लेती। लेकिन दुनिया उस वक्त उसकी निगाहों में तारीक थी। कोई कच्ची दीवार भी नहीं थी जिसका साया लेकर वो खड़ी हो सकती। उसने मिस्र की रवायात को तोड़ा था, काहिन आज़म की अजमत को दागदार किया था, फिरौन की तकदीस भरी रवायात को पामाल कर दिया था।
मिस्र में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन यह नन्हा सा वजूद उसे एहसास दिला रहा था कि उसके इंतकाम की कहानी आगे बढ़ेगी, और उसने इस वजूद को अपना खूने जिगर पिलाकर परवान चढ़ाना शुरू किया। बच्चा बड़ा होता चला गया, लेकिन अभी उम्र की तीसरी मंजिल में था कि एक बहरी जहाज उस खुशकी के किनारे आ लगा और जहाज वालों ने उसे देख लिया। उनमें वो भी थे जो अनासिया के वाकिफकार थे, यानी उसे काहिन आजम की बेटी की हैसियत से जानते थे। उन्होंने अनासिया को मुकद्दस औरत का दर्जा दिया और उसके बच्चे को अपनी तहवील में लेकर मिस्र की जानिब चल पड़े। यूं एक अजीम नुकसान से दोचार होकर अनासिया एक बार फिर वतन पहुंच गई, जहां उसकी कैफियत बहुत मुख्तलिफ हो गई। और फिर वही हुआ जिसका अनासिया को शुबा था। उसके बारे में सबको शुबा हो गया कि उसको फिरौन लेकर भागा था। काहिनों ने एहतजाज किया और इस मसले में इतनी शिद्दत पैदा हो गई कि हुकूमत वक्त मुतज़लज़ल हो गई। मिस्री फौज ने इख्तियारात पर कब्जा कर लिया और हुकूमत तब्दील कर दी गई। शदीद खून रेजी हुई। इन तमाम वाक़यात के दौरान अनासिया को मिस्र में कोई जगह न मिल सकी और मुसीबत ज़दा ये औरत उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकल आई और किसी और जगह पहुँच गई। उसने लड़के का नाम भी बदल दिया और इस तरह उसकी उम्र आगे बढ़ने लगी। वो अपने बच्चे के साथ नौकरी करने लगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी हैसियत मुस्तहकम होती चली गई। वक्त आगे बढ़ा। अनासिया की कहानी सीना ब सीना मुंतकिल होती रही और ये पूरा ख़ानदान वैश्यों की उस मलका से इंतकाम लेने के लिए सरगर्दा रहा। मेरे दादा ने तजारत का पेशा अपनाया। जब उन्होंने इंतकाल किया तो मेरे वालिद ने भी यही पेशा इख्तियार किया। वालिद के इंतकाल के बाद उनका तमाम विरसा मुझे मिल गया। ये दौलत इस कदर थी कि अगर मैं फजूल खर्ची भी करता तो मेरी तमाम उम्र इससे गुजर सकती थी। मैंने कमाने की कोई फिक्र नहीं की और वो इंतकाम जो ख़ानदान दर ख़ानदान मुझ तक मुंतकिल हुआ था लेने के लिए सरगर्दा हो गया। मैंने अजीमुशान तैयारियां की और उस नक्शे की मदद से उन इलाकों की तरफ चल पड़ा जहां वैश्यों की वो आबादी थी। लेकिन अफसोस अंजाम अच्छा ना हुआ। मेरा वो जहाज़ तबाह हो गया और मुझे वापस अपने वतन आना पड़ा, जहां मैंने शादी कर ली। लेकिन मेरे अजीज़ सादान, तुम्हारी माँ की उम्र ने भी वफा न की और तुम्हारी पैदाइश के 1 साल के बाद वो इस दुनिया से चल बसी। मुझ पर तुम्हारी पैदाइश की जिम्मेदारी आयद थी। अलबत्ता तुम्हारी मौत के बाद मैं वापस मिस्र आ गया और यहाँ मैंने नई ज़िंदगी का आगाज़ किया और ये तमाम तफसीलात तुम्हारे लिए महफूज कर दी ताकि मेरे बाद तुम इस राज के अमीन कहलाओ जो हमारा सदियों पुराना राज है। ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर भी उसी तरह आयद होती है जो हमारे मौरूस आला हमारे सुपुर्द कर गए थे। इंतकाम हमारा मसलिक है और अगर हमारी सदियों पुरानी माँ ने गलत ना किया था और ये तमाम दास्तान सिर्फ दास्तान नहीं थी, तो वैश्यों की उस वादी में आज भी वो मलका हुक्मरान है और उसे हलाक करना मेरे बाद तुम्हारा मसलिक होना चाहिए। मेरे बेटे, तुम्हारी माँ की मौत के बाद मेरी दुनिया सिर्फ तुम तक महदूद रही और मैं उसे भुला नहीं सकता। वो मुझे हरदम याद आती है। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी के 25वें साल तक तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। मैं नहीं कह सकता कि मौत मुझे कब आ दबोचे, इसलिए इस ख़ानदानी राज को तुम तक मुंतकिल कर रहा हूँ। ये सब कुछ तुम्हें करना है और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। वो ख़ानदानी अनासिया तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ जो हज़ारों साल से हमारे आबा व अजदाद का विरसा चली आ रही है। अब तुम देखो कि तुम क्या कर सकते हो। खुदा तुम्हारा मददगार और मुहाफिज रहे। तुम्हारा बाप। सादान की आवाज़ बंद हो गई। मुझे यह एहसास ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। एक अजीब तिलिस्मी माहौल मेरे गिरदोपेश फैल गया। वसी और इस इलाके में बिखरे हुए पहाड़, घने दरख्त, कदीम मिस्री काहिनों की आवाज़ें, फिरौन का दौर मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं खुद को उसी माहौल में महसूस करने लगा। सादान के अल्फाज गूंज रहे थे और मेरा जहन उन अल्फाज में खोया हुआ था। मैं काफ़ी देर तक शदीद सनसनाहट का शिकार रहा। मुझे ये महसूस हुआ जैसे मेरे नज़दीक कोई और भी बैठा ये दास्तान सुन रहा हो। दाएं तरफ, बाएं तरफ, अकब में, सामने और चारों तरफ इंसान ही इंसान फैले हुए महसूस हो रहे थे। गैर मरे इंसान जिनके जिस्मों की सनसनाहट सुनी जा सकती थी लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता था। सर्दी का वो एहसास अब भी मेरे जहन में था और वो खुशबू अब भी फिजा में फैली हुई थी। सादान ने लिफाफा बंद किया और बोला, अब क्या किया जाए? अभी तो और भी बहुत कुछ है। इस संदूकचे को देखो, इसमें क्या है? मैंने बड़े संदूक में मौजूद एक संदूकचे की तरफ इशारा किया। ये आबनूसी संदूकचा था और जगह जगह से तिड़का हुआ था। तारों और पत्रियों से इसे जोड़ा गया था और इतना बोसीदा था कि नीचे की लकड़ी घिस घिस कर टूटने के करीब हो गई थी। उस संदूकचे को खोला तो उसमें एक और चांदी की संदूकची कुछ 10 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी निकली। ये भी मिस्र की एक कदीम साख्त की संदूकची थी। इसके ढक्कन पर कदीम मिस्री साख्त की तस्वीर बनी हुई थी और यही तस्वीर उसके चारों पायों पर भी थी।
इसके साथ ही एक छोटी सी चाबी रखी थी। सादान ने चाबी को संदूकनी में डालकर उसका ताला खोला। ऊपरी हिस्से पर एक अजीब किस्म की घास पड़ी हुई थी जिसके बारे में तमीज नहीं की जा सकती कि ये क्या है। शायद ये घास इसके अंदर मौजूद चीजों को बचाने के लिए डाली गई थी। घास हटाने के बाद एक और तहरीर निकली जो हरम की झिल्ली पर लिखी हुई थी और कदीम होने की वजह से जा बजा तिड़क चुकी थी। ना जाने ये तहरीर कौन सी सदी की लिखी हुई थी। इसके साथ ही नीचे मोम जामे में एक और चीज भी मौजूद थी। उसे खोला तो उसके अंदर चमड़े की झिल्ली का बना हुआ एक बहुत बड़ा रोल मौजूद था जिस पर एक और गुलाफ चढ़ा हुआ था। यह गुलाफ जर्द रंग का था, कोई 9 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा। ये रोल खोलकर देखा तो इसमें कदीम यूनानी जुबान में एक तहरीर लिखी हुई थी, लेकिन ऐसी रोशन तहरीर जैसे किसी ने हाल ही में लिखी हो। नीचे मुख्तलिफ कलमों से बेशुमार नाम लिखे हुए थे। इसके साथ ही छोटी छोटी मुख्तलिफ इबारतें। मैंने सादान की तरफ देखा और वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या तुम इस तहरीर को पढ़ सकते हो? हाँ, ये तहरीर मेरे लिए अजनबी नहीं। देखो क्या लिखा है इसमें। मैंने कहा और सादान की जानिब मुतवज्जा हो गया। उसकी आवाज़ उभरी, मैं अनासिया, काहिन आज़म मिस्र की बेटी और फिरौन मुतलिक की ज़ौजा। ये तहरीर मेरी जानिब से मेरे बेटे के लिए है कि मैं तेरे बाप पर आशिक हुई और तमाम मजहबी क़यूद के खिलाफ उसके साथ मिस्र से भाग गई। हमने जुनूब की जानिब दरियाओं का रुख किया और हम एक जहाज़ पर चलते हुए यहाँ तक कि हम पर 3 चांद चमके और छुप गए। सो हम जहाज़ पर ही थे कि तूफान ने हमें आ लिया। जहाज़ स्याह रंग की खौफनाक चट्टानों से टकरा कर तबाह हो गया और हम उस मैदान में जा खड़े हुए जिसमें लातादाद दरख्त सर उभारे खड़े हुए थे। ये मैदान सूरज निकलने के सिमत वाक़ है और दरिया के पार अजीमुशान चट्टानें इस तरह खड़ी हैं जैसे बुलंदो बाला मीनार तराशे गए हों। और यहाँ पर मुकामी लोगों ने हमें गिरफ्तार कर लिया और उस तरफ ले गए जहाँ समुंदर आसमान से जा मिला है। वो हमें लिए हुए तवील राहें चलते रहे यहाँ तक कि 10-12 सूरज गुरूब हुआ और निकला। सो फिर उन्होंने हमें एक पहाड़ी सुरंग में दाखिल किया और जब हम सुरंग के दूसरी तरफ निकले तो वहाँ एक बहुत बड़ा शहर आबाद था। ये चट्टानों और सुरंगों का शहर है जिनको गैर आदमियों ने कभी नहीं देखा। यहाँ वो लोग रहते हैं जो वहशत और बर्बरियत में बेमिसाल हैं और उनके तरीक़े मौत अनोखे हैं। ये लोग लोहे के टुकड़ों को सुरख करके जिंदा इंसानों के सरों पर रख देते हैं। उनकी हुक्मरान एक औरत है जो हुस्न व जमाल में यूं है कि चांद की मिसाल उसे नहीं दी जा सकती। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर मरकज़ है और जिसका इल्म लामहदूद है और जो इतनी खूबसूरत है जिसके आगे खूबसूरती का तस्वुर बेमकसद है। उसका कहना है कि वो सदियों से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। और ये औरत तेरे बाप को देखकर उस पर आशिक हुई और उसे उसने अपनाना चाहा। उसने उससे यह शर्त रखी कि वह मुझे कत्ल कर दे, लेकिन वह शरीफ इंसान उसके जाल में ना आया क्योंकि वह मुझसे मोहब्बत करता था, सच्ची मोहब्बत, और उसने इनकार कर दिया। फिर उस औरत का इंतकाम शुरू हो गया। वो औरत जो इंतहाई वहशत और बर्बरियत में बेमिसाल थी, उसने तेरे बाप के पूरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर डाला, इस तरह कि उसका कोई टुकड़ा दोबारा न जोड़ा जा सके। लेकिन इसके बाद वो खूब रोई और आखिरकार उसने मेरी मौत का फैसला भी कर लिया, लेकिन मैं बच गई। वो इसलिए मुझे कत्ल न कर सकी कि मैं माँ बनने वाली थी और काहिन आज़म का तकद्दुस मेरे वजूद का मुहाफिज बना। और वहाँ उन्होंने मुझे दरख्त के एक खोखले तने में बिठाकर दरिया के सपुर्द कर दिया। इसके बाद मैं मिस्र पहुंची तो मुझे इल्म हुआ कि वहाँ के हालात बदल चुके हैं। यूँ मुझे परेशानियों और मुसीबतों के दरमियान मिस्र छोड़ना पड़ा। और अब मेरे बेटे, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि तू उस औरत को तलाश कर और अगर तुझे वहाँ का रास्ता मालूम हो जाए तो तू जा और अपने बाप के खून के बदले में उस औरत को कत्ल कर दे। और अगर तू डरे या अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सके तो लाजिम है कि तू अपनी औलाद को उसकी वसीयत कर जा। और अगर उसकी औलाद भी ये काम ना करे तो उसे चाहिए कि वो अपनी औलाद को ये वसीयत कर जाए, यहाँ तक कि तेरी नस्ल से कोई ऐसा पैदा हो जो मेरी रूह को सुकून बख्श दे और इस हयात अब्दी का प्रचार करने वाली औरत को मौत की नींद सुला दे। मुमकिन है तुझे इन बातों पर यकीन ना आए, लेकिन ये तमाम वाक़यात मुझ पर गुजरी हैं और ये सब मेरी आंखों देखी बातें हैं कि मैंने झूठ नहीं बोला तुझसे और तू जिम्मेदार है मेरी सच्चाई का। सादान रुका और फिर वो दस्तखत वाले हिस्से को पढ़ने लगा। सबसे पहले अनासिया के दस्तखत थे और उसके नीचे छोटी सी तहरीर, देवताओं की मर्जी ना थी कि मैं जाऊं, अब अपने बेटे के सपुर्द करता हूं। इसके बाद दूसरे लोगों के दस्तखत और छोटी छोटी तहरीरें थीं जिनका मकसद ये था कि जो काम वो अंजाम ना दे सके उनका बेटा उसे अंजाम दे। ये मुख्तलिफ ज़ुबानों में तहरीरें थीं और इनका मकसद यही था
सबने अपने बेटों को नसीहतें की थीं कि वो इंतकाम लें, और ये आखिरी खत सादान के बाप का था। ये तहरीर भी ख़त्म हो गई और दर हकीकत हमने अपने इर्द गिर्द हज़ारों रूहों को निगरां पाया। यूं लगता था जैसे अब तमाम रूहें हमारे दरमियान आ मौजूद हुई हों जो उस इंतकाम को पूरा ना कर सकीं। फिज़ा में अजीब अजीब सी खुशबुएं चकरा रही थीं और माहौल इतना सर्द हो गया कि हमारे बदन में कपकपाहटें दौड़ने लगीं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सादान की हालत बेहतर होने लगी। शायद उस पर उन रूहों का साया हो गया। वो मेरी जानिब देखकर बोला, हम अपना मकसद पूरा कर चुके हैं। क्या फ़ैसला किया है तुमने? मैं नहीं जानता कि उमर मेरा साथ देगी या नहीं, लेकिन मैं इस सफ़र पर रवाना होने का फ़ैसला कर चुका हूँ। मैं ये नहीं कहता कि कौन मेरे साथ होगा और कौन नहीं होगा, लेकिन ये मेरे अंदर की आवाज़ है कि मैं ये सफ़र करूँ और इंतकाम लेने की कोशिश करूँ। मैं नहीं जानता कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा या नहीं, लेकिन मैं इन नक्शों की मदद से कोशिशें करूँगा कि अपने बाप के मिशन को पूरा करूँ। कामयाब नहीं हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं। और तुम, जैसा कि मैंने तुमसे कहा ज़रमिनास, कि तुम वो हो जो इस मकसद की तकमील करोगे। मैं तन्हाई में तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ आमिना, मैंने कहा, और उसने सीने पर हाथ रखकर गर्दन झुका दी। फिर वो सादान से बोली, अब तुम आराम करो। मैं जानती हूँ कि ज़रमिनास तन्हाई में मुझसे क्या बातें करेंगे। मैं इन्हें उन बातों का जवाब दूंगी, वो बोली। और इसके बाद हम दोनों वहाँ से उठ गए। आमिना मुझे साथ लिए एक कमरे में आई और फिर गहरी निगाहों से मेरा जायज़ा लेते हुए बोली, असल में मुझे बस एक चीज़ का खदशा है, वो ये कि तुम जहनी तौर पर मुंतशिर हो, कोई सही फैसला नहीं कर पा रहे कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने माजी कदीम का ऐसा राज अपने वजूद में शामिल कर लिया है जो इंतहाई हैरतनाक है, और तुम पर इसकी जिम्मेदारी भी आयद हो गई है। मैंने तुमसे पहले ये बात कही थी कि बात सिर्फ ये नहीं कि तुम ही मेरे काम आ रहे हो। वो 7 मोती जिसका आखिरी मोती तुम्हारे पास है हमें मिलेंगे, और जब 7 मोतियों की माला मुकम्मल हो जाएगी तो तारीख का एक ऐसा मसला हल हो जाएगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सोता हुआ शेर जाग पड़ेगा। हज़ारों इंसान जो सदियों से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी वापस पालेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक बता रही हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितने अहम इंसान हो। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी इस बारे में। मुस्तकबिल में तुम्हें ऐसे ऐसे किरदार मिलेंगे कि तुम हैरान रह जाओगे। सबसे पहले तुम्हें जो शख्स मिलेगा वो इसी दौर में मिल जाएगा और वही तुम्हारा दूसरा मोती पेश करेगा। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। पहले तुम सादान का मसला हल कर दो। मुझे तो यूँ लगता है कि ये मसला हल करते हुए मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। नहीं गुजरेगी। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, और ये भी बता दूंगी तुम्हें कि तुम दोहरी शख्सियत से गुजर रहे हो। तुम्हें इसमें भी शामिल रहना पड़ेगा। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा दूं जहां तुम्हें अपने बारे में फैसला करने में आसानी हो। वो उस खूबसूरत इमारत के एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई और मैंने उस कमरे को गौर से देखा। अजीबोगरीब डिज़ाइन था उस कमरे का। सामने ही एक और दरवाज़ा नजर आ रहा था। वो सीधी उस दरवाजे की जानिब बढ़ गई और फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। चलो अंदर चलो, वो बोली, और मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई। वो भी एक कमरा ही था। मैंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। अलबत्ता तेज़ रोशनी में मैंने डार्विन को देखा जो एक खूबसूरत मेज़ के पीछे बैठा पेपर वेट घुमा रहा था। उसकी निगाहें मुझ पर जमी हुई थी और मैं जानता हूँ अजीम इंसान के तुम्हें मुझे यहाँ देखकर हैरत हुई होगी। आओ मेरे सामने बैठो, उसने कहा और मैं थके थके कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त वाकई में शदीद हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डार्विन और आमिना का कोई ऐसा गहरा ताल्लुक नजर आ जाएगा। अभी तक तो एहराम सलाबा में माहौल बदलता रहा था, लेकिन अब आमिना बाकायदा मुझे यहाँ तक छोड़ गई थी। डार्विन ने अपने सामने पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोला, बैठो। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया तो वो बोला, माजरत चाहता हूँ, कभी कभी तुम जैसे बड़े आदमी को इस तरह बुलाते हुए मुझे भी शर्म आने लगती है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ मिस्टर डार्विन। हाँ बोलो। आमिना अल-किराश को आप कैसे जानते हैं? आमिना अल-किराश? कौन आमिना अल-किराश? मिस्र की वो पुरस्कार हसीना जिसने मेरा जहनी तवाज़ुन ख़राब कर दिया है और जिसने मुझे ज़रमिनास का नाम दिया है। डार्विन के चेहरे पर हैरत के नकूश बेदार हो गए। उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ नहीं समझ सका। मुझे क्या समझाना चाहते हो? वो लड़की कौन है जो मुझे यहाँ छोड़कर गई थी? लड़की? वो हैरत से बोला, अभी इस दरवाजे से जिसने मुझे अंदर दाखिल किया। इस बार मेरा लहजा वसीला हो गया। कौन से दरवाजे से?
उसने पलटकर मेरे अकब में देखा और मुझे शदीद गुस्सा आ गया। मैं इस दरवाजे की बात कर रहा हूँ। मैंने उस दरवाजे की तरफ इशारा किया जहां से आमिना अल किराश मुझे छोड़कर गई थी। लेकिन फिर मेरे देवता कूच कर गए। वहां तो एक दीवार थी, कोई दरवाजा नहीं था।